बिल्कुल, साथ ही हम आपको बताएंगे आज और क्या कुछ यूपी उत्तराखंड में बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, चुनावी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। तीन कृषि कानूनों की वापसी भले ही केंद्र सरकार की तरफ से हो गई हो, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। क्या ये आंदोलन आगे भी चलेगा? इस बात का फैसला आज होने वाला है। बिल्कुल जया, दरअसल आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक होने वाली है। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक रखी गई है। इसमें लंबित मांगों और किसान आंदोलन के भविष्य के कदमों पर भी फैसले लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। किसान संगठन इस मामले में आज बैठक में फैसला लेगा। वहीं अगर बात की जाए कि बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर कब शुरू होगी, तो इसका समय सुबह 11 बजे का बताया जा रहा है। आज देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या फैसला निकल करके सामने आता है, आगे क्या रणनीति होगी, क्या भविष्य होगा इस पूरे आंदोलन का। इसको लेकर विजया आज फैसला आ जाएगा। बिल्कुल दीपा, और बेहद अहम होगा ये, क्योंकि देखना होगा कि बिल तो वापसी सरकार ने कर लिया हर तरीके से। जो भी मांगे थी किसानों की औपचारिक तौर पर संसद में हर तरीके से बिल वापसी हो चुकी है, लेकिन घर वापसी पर किसान अभी तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज जो बैठक होने जा रही है उसमें फैसला होने वाला है कि क्या रहेगा आंदोलन का भविष्य। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट की भी कर ले, जिसकी वजह से अब लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। लोगों को कोरोना की तीसरी लहर का डर सताने लगा है और यूपी में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद यूपी में अब विशेष तौर पर सावधानी बरती जा रही है। अलर्ट मोड पर सभी को रहने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ समेत गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, वाराणसी में सरकार ने नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। और इन जगहों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक बार फिर से राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा कि अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, अब नए वेरिएंट के बाद से लगातार अलग अलग हिस्सों में अलर्ट मोड पर प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं जया, क्योंकि पहले हमने देखा डेल्टा वेरिएंट में कितना कहर बरपा हिंदुस्तान में, हर चीज़ की कमी दिखाई दी। और उसके बाद अब चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ये कहा जा रहा है कि डेल्टा से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ख़तरनाक है, तो इसलिए दुगनी सावधानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई जागरूक रहे। कर्नाटक में 2 मरीज मिल चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, और ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि हर कोई सतर्क रहे। राज्यों की तरफ से इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। ताजा स्थिति क्या है, किस तरीके का अलर्ट है, सावधानियां कैसे बरती जा रही हैं, ये तमाम जो ताजा अपडेट है वो हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे दीपा, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट पर यूपी है। अब ज्यादा खतरनाक है जया, तो ज्यादा सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आगे बढ़ते लखनऊ से इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास से जाते हैं। शैलेश, कैसी तैयारियां वहां पर, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अब प्रशासनिक महकमे ने, स्वास्थ्य महकमे ने क्या तैयारी की है ओमिक्रॉन से बचने के लिए? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि राजधानी है और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो उस समय भी प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा केस कहीं पर थे तो वो लखनऊ में थे, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी थी। उसके पीछे वजह है कि लखनऊ में सिर्फ लखनऊ का व्यक्ति इलाज के लिए नहीं आता, यानी इससे समझ सकते हैं कि जो ट्रैवलर्स की संख्या है वो बहुत बड़ी है लखनऊ में। इसी को देखते हुए यहाँ पर विशेष तैयारी है। एयरपोर्ट की बात करें तो 16 टीमें लगा दी गई हैं। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है यहाँ पर देखिए, भले ही जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं यानी जो प्रभावित है वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स ना आती हो, लेकिन दुबई, जेद्दा, रियाद समेत करीब 9 डेस्टिनेशन है, 9
देश हैं जहाँ से यहाँ पर फ्लाइट्स आती है, खाड़ी देश है, और अगर इनमें यात्रियों की संख्या की बात करें तो रोजाना लगभग 1500 से 18 यात्री इन इंटरनेशनल फ्लाइट से लखनऊ में लैंड करते हैं। इसके बाद अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स को देखें तो लगभग यहाँ पर 25 फ्लाइट्स है, जिससे रोजाना लगभग 4500 यात्री लखनऊ में लैंड करता है, जिसमें वो 10 महानगर भी शामिल हैं, वो 10 शहर भी शामिल है देश के, जिनको सेंसिटिव माना गया है, जिनको ये माना गया है कि वहाँ पर या तो लोग डायरेक्ट हो सकता है खुद विदेश यात्रा करके आए हो या फिर किसी विदेशी के संपर्क में आए हो, यानी वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाले शहर आप कह सकते हैं, चाहे मुंबई हो, गोवा हो, जयपुर हो, इस तरह से 10 है। तो इनके ऊपर खास निगाह रखी जा रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो निर्देश है वो है टेस्टिंग को बढ़ाना, क्योंकि इससे निपटने के लिए जो सबसे कारगर तरीका कह सकते हैं वो है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश डीजी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जो टेस्टिंग थी रोजाना वो लगभग 1.5 लाख सैंपल की हो रही थी, लेकिन बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। टेस्टिंग अगर ज्यादा की जाएगी तो पता चल पाएगा कि कहां पर क्या स्थिति है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। और अब बात फिर से सियासत की कर लेते हैं, बात भाजपा की, और बात भाजपा के मिशन 2022 की भी। भाजपा यूपी फतह करने के लिए प्लानिंग कर रही है, क्योंकि जहां अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, मायावती आरक्षित सीटों पर दांव खेल रही हैं। वहीं भाजपा ने यूपी में फिर से परचम लहराने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर जमीन पर भाजपा के कई योद्धा दिन रात जुटे हुए हैं। यूपी में फिर से परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तैयारी एक बार फिर 2017 वाला करिश्मा दोहराने की है। हालांकि ये केवल जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि इसके लिए भाजपा ने कागजों पर अपनी फुल प्रूफ तैयारी भी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कुल 22 कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें अगर प्रमुख कमेटियों की बात करें तो सदस्यता अभियान से जुड़ी कमेटी, बूथ प्रबंधन कमेटी, मतदाता सूची कमेटी, कार्यक्रम विभाग की कमेटी, एविएशन से जुड़ी कमेटी, अतिथि प्रोटोकॉल कमेटी, विधानसभा बैठक कमेटी समेत कई कमेटी शामिल है। हर एक कमेटी का एक प्रमुख बनाया गया है और उसके साथ 3 से 4 उसके सहयोगी बनाए गए हैं। इस तरह से इन 22 कमेटियों में कुल 100 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो लगातार चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को भव्य आयोजन में तब्दील करने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की गई है। 13 दिसंबर को जहां पीएम मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे, जबकि 15 दिसंबर को देश के सभी मेयर की मीटिंग भी वाराणसी में ही रखी गई है। दरअसल 2017 में जब भाजपा को 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोट मिले, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख ही थी। लेकिन 2017 से लेकर 2022 के बीच इन 5 सालों में अब काफी चीजें बदल चुकी हैं। भाजपा के 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं और अब इसे बढ़ाकर 3.5 करोड़ करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव में करीब 14 करोड़ वोटर होंगे, जिनमें 6 करोड़ वोटर युवा होंगे, जिस पर भाजपा की सीधी नजर है। वहीं चुनाव जीतने के लिए जिसे भाजपा अपना सबसे दमदार हथियार मान रही है, वो है लाभार्थी, यानी सरकार की योजना का जिसे सीधा लाभ मिला। क्योंकि चुनाव में भाजपा केंद्र की 7 साल और प्रदेश की 4.5 साल की सरकार में तमाम योजनाओं के जरिए माहौल बना रही है, जिसका यूपी के करोड़ों लोगों को फायदा मिला। भाजपा को लगता है कि जिन लोगों को उसकी योजना का फायदा मिला, उसका वोट उसे ही मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मंच से ये कह चुके हैं कि हमें इन लाभार्थियों को ये बताना है कि किस तरह से सरकार ने उनकी मदद की है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो रणनीति भाजपा ने बनाई है, क्या वो इस बार जमीन पर काम करेगी? क्योंकि यूपी की राजनीति का ट्रेंड दूसरे राज्यों से अलग रहा है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। अब चुनौती भाजपा और सीएम योगी के सामने है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, ABP गंगा। तो बिल्कुल दीपा, देखिए चुनौती तो है बीजेपी के लिए इस बार, लेकिन फिर भी एक के बाद एक हम कार्यक्रम देख रहे हैं, बड़ी रणनीति दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है, साथ ही साथ नेताओं के विवादित और तल्ख बयानों की बाढ़ भी आने लगी है।
प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जाली टोपी और लुंगी छाप गुंडों का आतंक था। लेकिन भाजपा की सरकार आते आते ऐसे गुंडे जेल चले गए हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव मौर्य ने कहा ये भी है कि यूपी में लुंगी छाप गुंडों का आतंक मचा हुआ था। केशव मौर्य यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि जालीदार टोपी लगाए राइफलधारी गुंडे व्यापारियों को डराते और धमकाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहां पर योगी राज है। केशव मौर्य ने ये भी कहा है कि पहले आपको गुंडा राज दिखता था, अब बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या सही बात बताना, दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम सभी काम अच्छे कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का, हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा क्या? 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। तो देखिए ये बयान दीपा अब सुर्खियों में तो रहेगा क्योंकि विवादित बयान है, लेकिन अब अपने दर्शकों को ये भी बता देते कि आज बड़ी खबरें क्या रहने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि आज की मुख्य रूप से बड़ी खबरें क्या रहेंगी, तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल जया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कौन कहां पर है ये जानना और दर्शकों तक पहुंचाना। सियासी खबरों पर तो लगातार हमारी नजर बनी रहती ही है। हमारी कोशिश ये रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से बिल्कुल भी छूटे नहीं। आज की जो बड़ी खबरें हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी जया। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, आज जो बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी, अपने दर्शकों को बता दें, लखनऊ में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज होने वाली है, ये बड़ी खबर रहेगी। इसकी पहली बैठक घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के घर पर हुई थी और आज होने वाली बैठक सुबह 11 बजे तय की गई है। इस समिति में राज्यसभा सांसद बृजलाल उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा सांसद राजेश वर्मा, विजय पाल तोमर, रीता बहुगुणा जोशी, कांता करदम, विधायक अतुल गर्ग, सीमा द्विवेदी और पुष्कर मिश्रा सदस्य हैं इसके। वहीं आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन करेंगे। गोरज पीठ की शैक्षणिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह आज से शुरू होगा, यानी कि 4 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो ये अहम खबरें रहने वाली हैं दीपा, जिस पर हमारी नजर होगी दिन भर। बिल्कुल जया, क्योंकि आज ये बड़ी खबरें होंगी और वहाँ पर लगातार हमारी नज़र होगी। आपने जिन खबरों से रूबरू करवाया वो अपने आप में बहुत अहम है, बहुत बड़ी है। जिस तरह से बीजेपी मिशन 2022 के लिए लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि उनका 350 से ज़्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य है। और वहीं सीएम योगी भी अपने गढ़ गोरखपुर में लगातार दौरे कर रहे हैं और साथ ही ये भी अपने आप में जो बहुत अहम हो जाता है चुनाव के लिहाज से कि किसकी क्या तैयारी है, वो आम आदमी समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी क्यों ना हो, लगातार सभी की तैयारी बहुत जरूरी। बिल्कुल, और क्योंकि अब चुनाव भी बहुत पास है इसलिए ये तैयारियां जरूरी भी हैं दीपा। लेकिन अब अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जिसमें सीएम योगी एक बच्चे के साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी की ये तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट की है। बिल्कुल, और सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है तस्वीर को, और साथ ही जो कैप्शन लिखा है वो भी अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है। जया।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और हौसला बढ़ाने के लिए तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक बच्चे की तस्वीर और उसके साथ ये कैप्शन सुर्खियों में है। अब इसके क्या सियासी मायने हैं, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सबसे बड़ा सूबा है देश का और चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत कम वक्त बाकी रह गया। चुनावी माहौल में, चुनावी समर में इस तरीके से बच्चे के साथ में जया फोटो को ट्वीट करना, इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन दीपा ये बहुत सहज जेस्चर है मुख्यमंत्री का। कई बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और बच्चों से उनका खास लगाव रहा है जया। पहले से हम देखते हैं जब भी गोरखपुर जाते हैं तो बच्चों के साथ में उनकी तस्वीरें अमूमन आ जाती हैं। और साथ ही ये जो तस्वीर शेयर की, वाकई में मन मोहने वाली ये तस्वीर है। और चलिए अब वक्त है धुआंधार खबरें दिखाने का। तो दीपा दिखाएंगे आज की क्या है धुआंधार और बड़ी खबरें। झांसी में अखिलेश यादव ने निकाली विजय रथ यात्रा, लोगों को किया संबोधित। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार पर किया हमला। मंत्री सुरेश राणा ने अखिलेश यादव पर किया हमला, कहा कुछ लोग सरकारी आवास से टोटी उखाड़ ले जाते हैं, जबकि पीएम मोदी और सीएम योगी इसी टोटी से घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर भाजपा, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दल चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर मंत्री अनिल राजभर ने किया पलटवार। राजभर ने कहा मायावती अब सोशल मीडिया पर राजनीति के फैशन का हिस्सा बन रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया समर्थन, कहा हम रामकृष्ण का नाम लें तो उन्हें आपत्ति और वो लोग जिन्ना का नाम लें तो वो सही है। और दीपा अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा क्या चल रही है। अब बने रहिए हमारे साथ। कैसी सियासी बयान बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं जया, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लोग किन किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद में एबीपी गंगा के संवाददाता शक्ति सिंह के पास, जो सीधे आम लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। दो 2022 के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है चाय की दुकान पर। हम पहुंचे हैं गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट पर, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, और जहां आज हमारे साथ चाय की चर्चा में उद्यमी मौजूद हैं। ये कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र है। बात करेंगे आज कि चल क्या रहा है। सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या चल रहा है आजकल। वैसे आजकल जो पब्लिक है वो महंगाई से बहुत परेशान है। पब्लिक के साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज हम उद्यमी हैं और रॉ मटेरियल जितना भी ले रहे हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं, वो इतना मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है कि अपनी इंडस्ट्री चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे मेरे साथी ने बताया, महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग उद्यमी अपनी 24 घंटे यूनिट चलाकर सरकार को अधिक से अधिक राजस्व दे रहे हैं। नवंबर माह में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, लेकिन जैसा 2-3 दिनों से समाचार पत्रों में आ रहा है कि फिर से जीएसटी की दरों को बढ़ाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। अगर इस कोविड के दौरान बाद में इंडस्ट्री किसी तरह से पनपी है, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो ये सरकार की नाकामी है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था कैसा है आपके यहाँ और चल क्या रहा है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस वक्त कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले की तरह नहीं है। जैसे पहले दूसरी सरकारों के तरह होता था कि बहुत सारी गुंडागर्दी वगैरह, अब काफ़ी कम है, इससे काफ़ी निजात मिली है। मगर हमारे गाज़ियाबाद शहर में साफ़ सुथरा के नंबर में हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। इतनी गंदगी, कूड़ा करकट हमारे इंडस्ट्री एरिया में भी इकट्ठा हुआ पड़ा है, उठाने वाला नहीं, कई दिन से कूड़ा नहीं उठता है। जी आपसे जानना चाहेंगे चल क्या रहा है। वैसे इस समय एक अगर लोकल लेवल पे बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली से आना जाने में है। अभी भी गाज़ीपुर बॉर्डर पे किसान अभी भी जमे हुए हैं
जबकि सरकार ने फैसला कर दिया है, उनकी मांगे मान ली हैं, तो जल्दी से जल्दी वो खाली कराना चाहिए ताकि गाज़ियाबाद में आने जाने में दिल्ली से कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए दीपा, जो जीएसटी कलेक्शन का मुद्दा है ये भी इस बार के चुनाव का बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही रोजगार का मुद्दा और महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के। बिल्कुल, और ये जानना जया बहुत जरूरी है कि लोगों के मुद्दे क्या हैं चुनाव में इस बार, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच करके वो जाएंगे पोलिंग बूथ, क्या सोच करके वोट करेंगे, ये अपने आप में बहुत अहम है।